क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। आप लोग का भी साउंड क्लियर आ रहा है, नहीं तो आप लोग का भी साउंड नहीं आ रहा था। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसके ऊपर चिंतन करने, बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसके ऊपर चिंतन करने तथा उसके ऊपर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से इस लायक बना देने से होता है, क्रमिक रूप से इस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग बालक विभिन्न परिस्थितियों में करके बालक विभिन्न परिस्थितियों में करके तरह तरह के समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तरह तरह के समस्याओं का समाधान बालक आसानी से कर सकते हैं। और इस संज्ञान में वृद्धि उम्र और परिपक्वता का मीन्स मैच्योरिटी हो जाएगा। और इस संज्ञान में वृद्धि उम्र और परिपक्वता तथा अनुभव के साथ बालकों में धीरे धीरे होती जाती है। उम्र और परिपक्वता तथा अनुभव के साथ बालकों में धीरे धीरे होती जाती है। बालकों में धीरे धीरे होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब हम लोग पहले कॉग्निशंस के विषय में जाने की समझ कैसे बनता है, संज्ञान कैसे बनता है बच्चों का किसी भी विषय पे। ठीक है, तो बच्चों ने संज्ञान बनाया, संज्ञान बनने के बाद वो जो उसकी समझ बनी किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के ऊपर, उसका संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है? अब उसका इस्तेमाल करके बच्चा अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग परिस्थितियों में क्या करता है, उसके सामने जो नया प्रॉब्लम आता है, जो भी नया कुछ उसको फेस करने को आता है, वो क्या करता है, अपने पुराने संज्ञान के बल पर उस समस्या का समाधान करता है या फिर उस सिचुएशन से बाहर निकलता है। तो वो हम लोग का क्या है, बच्चा जो है अपने पुरानी समझ का इस्तेमाल करके अगर नई परिस्थिति में काम कर पा रहा है, यानी कि बच्चे का क्या हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास किसी चीज की समझ है, हम जानते हैं
सपोज डेट हमको बिरयानी बनाने नहीं आता है, लेकिन हमको पता है कि फ्राइड राइस कैसे बनता है, तो हम फ्राइड राइस के संज्ञान को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और उसी में हम क्या कर रहे हैं, उसी संज्ञान के आधार पर हम उसको आगे की तरफ डेवलप कर रहे हैं, कैसे चावल को पकाना है, क्या करना है, जो भी प्रोसेस है, चाहे किसी भी एनिमल्स के विषय में हम जान रहे हैं, हमारा संज्ञान बन चुका है कि काऊ है, काऊ एक डोमेस्टिक एनिमल है, इसी से हम लोग को मिल्क मिलता है, तो उसके विषय में हमारा संज्ञान बन चुका है, समझ बन चुकी है। अब उसके विषय में और अधिक डेवलप करना कि इसके मिल्क से और क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे इसका मिल्क जो है मार्केट में सेल किया जाता है, वो सारा डिटेल्स उसके विषय में और बहुत कुछ जानना। जैसे कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले आसमान में चांद देखे, और चांद के नीचे हम लोग क्या देखे, शुक्र ग्रह वेनस को देखे देखे ना, तो हमको इसके विषय में पहले से संज्ञान था, हमको मालूम था कि हम लोग का जो ये ग्रह है वेनस है, ये कई करोड़ों सालों के बाद मूव करते हुए हमारे अर्थ के सामने इस तरीके से नजर आता है, दिखता है, हमको इस चीज का संज्ञान था। तो वो जो है, अगर हमको इस चीज का संज्ञान ही नहीं रहता कि वेनस ग्रह भी कभी दिख सकता है या फिर ग्रह भी चमकीला होता है, हमको इसका थोड़ा भी नॉलेज नहीं रहता, तो क्या वहां पे उस दिन जो हमको चांद के नीचे जो वेनस दिख रहा था, उस चीज का हम कॉन्सेप्ट बना पाते अपने माइंड में, हमारा चीज वो क्लियर हो पाता, हम समझ ही नहीं पाते कि वो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमको उसका संज्ञान पहले से था, हमको उसकी समझ पहले से थी कि वेनस जो है कब कई करोड़ों सालों के बाद मूव करते हुए हमारे अर्थ के सामने आता है और हमें वह दिखता है, और वो ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है। इन सब का हमको नॉलेज था, जिसकी वजह से हमने वो जो हम लोग का सामने जो कुछ दिन पहले जो हुई घटना, उस चीज को हम लोग जान सके। नहीं जानते, इनको नॉलेज नहीं है। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं जो 3 या 4 साल के बच्चे हैं, जैसे मेरी दीदी का लड़का, वो हमको फोन करके क्या बोलता है कि मौसी देखिए क्या है ऊपर में आसमान में, पता नहीं क्या है, हमको लगता है ना कि कुछ कोई वहां पे कोई जादू वादू कर दिया है, वहां पे एकदम स्पॉट से तारा जैसा दिख रहा है, चमकता हुआ दिख रहा है। तो उसको उस चीज के विषय में कोई आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, तो उसको उसके विषय में इंफॉर्मेशन दिया गया, उसका वहां पे संज्ञान बना, हम लोग का ऑलरेडी संज्ञान बना हुआ था, हम लोगों का क्या हुआ, डेवलप हुआ, लेकिन वहां पे उसका उस चीज का पहला संज्ञान बना। ठीक है, अब उसमें वो नई चीजों को जो ऐड कर रहा है, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये था हम लोग का कॉग्निटिव डेवलप। पहले हम लोग कॉग्निशंस क्या होता है समझे, किसी भी चीज को जानना समझना, यानी कि मेंटल जो भी एक्टिविटी है, ठीक है, समस्या का समाधान करना, मेंटल जो भी एक्टिविटी है, वो हमारा कॉग्निशंस हुआ। और यही कॉग्निशंस के आधार पर हम अपनी नई परिस्थिति में समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, या किसी चीज को जानने या समझने में हम सक्षम है, तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा उम्र वो बढ़ेगा, हम में मैच्योरिटी आएगी, हम हमारा जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हमारा संज्ञान जो है और ज्यादा डेवलप्ड करते जाएगा, समझ जो है और ज्यादा डेवलप होती जाएगी। चलिए आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। देखिए, इस अध्याय में आगे हम लोग देखेंगे कि इस अध्याय में आगे हम लोग देखेंगे कि प्याजेजी और वाइगोस्की साहब ने, इस अध्याय में आगे हम लोग देखेंगे कि प्याजेजी और वाइगोस्की साहब ने बच्चों के समझ के बारे में कैसे अपना सिद्धांत दिया है। प्याजेजी और वाइगोस्की जी ने, साहब लिखे जाएंगे, लिखे वाइगोस्की जी ने कैसे बच्चों की समझ के बारे में अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे लिखिए, साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि, साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि उनका संज्ञान कौशल, कॉग्निटिव स्किल, उनका संज्ञान कौशल, मैम साथ ही साथ के बाद, साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि, साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि
उनका संज्ञान कौशल साधारण से जटिल की ओर होती है। उनका संज्ञान कौशल साधारण से जटिल की ओर होती है। और उम्र बढ़ने के साथ ही उनका संज्ञान कौशल साधारण से जटिल की ओर होती है। और उम्र बढ़ने के साथ ही डबल डबल पूजा जी आ गई। एक पूजा जी के तो मैं जानती हूँ, दूसरी पूजा जी साधारण से जटिल की ओर होता है और उम्र बढ़ने के साथ ही कैसे उनकी चिंतन क्षमता उच्च कोटि की होती चली जाती है। और उम्र बढ़ने के साथ ही और उम्र बढ़ने के साथ ही कैसी उनकी चिंतन क्षमता उच्च कोटि की होती चली जाती है। कैसी उनकी चिंतन क्षमता उच्च कोटि की होती चली जाती है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। उनका संज्ञान कौशल से लेकर उनकी चिंतन क्षमता जो है उच्च कोटि की होती चली जाती है, यहां तक। ठीक है, आगे लिखिए उसी में, परंतु यह इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, परंतु यह इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो बच्चे अपरिपक्व हैं, जो बच्चे अपरिपक्व हैं, उनकी चिंतन कुशलता बड़ों से निम्न कोटि या तुच्छ कोटि की होती है, मीन्स लो लेवल की। ठीक है, मतलब जो बच्चे हैं उनकी और सोचने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, चीजों को समझ बनाने की जो क्षमता होती है वो बड़ों की तुलना में कभी भी लो लेवल की नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि क्या है, बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तो वो कैसे मूव करते हैं, पहले किसी चीज या किसी भी वस्तु के प्रति उनका जो भी संज्ञान बन रहा है, समझ बन रही है, वो अपने अनुसार कर रहे हैं। उनका माइंड जितना उनका माइंड उसके अनुसार कर रहा है, तो वो साधारण से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और फिर कहाँ तक आते हैं, जटिल तक जाते हैं। ठीक है, तो पहले जितना नॉर्मल है, जितना इजी चीज है, उन चीजों को वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो उसकी जटिलता को या फिर वो उसके मतलब उसको पूरा डीपली जानेंगे या समझेंगे कि एक्चुअल में वो होता क्या है। जैसे एक छोटा बच्चा है, स्काई में हम लोग के चांद हैं, सूरज हैं, या फिर स्टार्स इतने सारे हैं, या फिर इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो कैसे मूव करते हैं, उतना ज्यादा डिफिकल्ट तो बच्चा नहीं ना जानेगा। स्टार्टिंग में बच्चा एक साधारण सा क्या जानता है, आसमान में जो चांद दिख रहा है वो हमारे मामा है, चांद मामा है। ठीक है, नहीं ना जानता है बच्चा। तो वो अपना जो भी थिंकिंग बनाएगा, जो भी समझ बनाएगा शुरुआती दौर में, वो उसका साधारण सोच बनेगा। इसके बाद वो धीरे धीरे जैसे 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 उसकी एज बढ़ेगी, वो चीजों को और अधिक अधिक अच्छे से समझेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे बच्चों के कंपेयर में बड़े बच्चों के, अगर बड़े लोगों से अगर कंपेयर किया जाए छोटे बच्चों को, तो उनका जो हम लोग का सोचने समझने या चीजों को जानने की जो क्षमता होती है, वो बड़ों से जो है एकदम लो लेवल की है, एकदम डाउन है। हम लोग उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानेंगे, ये प्याजे जी का कहना है। ठीक है, वो अपने एज के अनुसार जो भी सोच रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, चीजों के प्रति जो भी अपना कॉन्सेप्ट बना रहा है, वो अपने एज के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट बना रहा है। और बड़े जो अपने एज के अनुसार बना रहे हैं, वो उनकी एज के अनुसार सही है। ठीक है, तो हम दोनों को एक दूसरे से लो लेवल का कभी भी नहीं कहेंगे, वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, लिखिए, परंतु यह इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो बच्चे अपरिपक्व हैं उनकी चिंतन कुशलता बड़ों से निम्न कोटि या तुच्छ होती है।
बच्चों की समझ भले ही धीरे धीरे, बच्चों की समझ भले ही धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती हो, बच्चों की समझ भले ही धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती हो, परंतु वह वयस्कों की तुलना में, एडल्ट पर्सन्स की तुलना में, परंतु वह वयस्कों की तुलना में या वयस्कों से, परंतु वह वयस्कों की तुलना में या वयस्कों से निम्न दर्जे की नहीं होती है। वयस्को मतलब एडल्ट, बगल में लिख दीजिए एडल्ट। वह वयस्कों की तुलना में या वयस्कों से निम्न दर्जे की नहीं होती है। ठीक है, आगे लिखिए। ये बातें भी प्याजे जी ने ही कही है, ये बातें भी प्याजे जी ने ही कही है। ये बातें भी प्याजे जी ने कही है। और यहां से एक प्रश्न सीटेट की परीक्षा में अवश्य आता है, इसको भी लिखिएगा आप लोग। और यहां से एक प्रश्न सीटेट की परीक्षा में जरूर आता है। ठीक है, तो हम लोग प्याजे जी और वाइगोस्की जी दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे उसके बाद से, कि प्याजे जी का क्या सोच है और वाइगोस्की जी का क्या कहना है। बच्चे जो समझ बनाते हैं अपने एज के अनुसार उसके प्रति। ठीक है, चलिए इसके बाद एक हेडिंग दीजिए, ये हेडिंग दे देंगे, इसके बाद से आप लोगों के पास सारा मटेरियल गया हुआ है। बस इतना ही, थोड़ा सा और है, इसको भी लिख लीजिए। एक हेडिंग दीजिए। लिखिए, बालकों में संज्ञानात्मक विकास, बालकों में संज्ञानात्मक विकास बालकों में संज्ञानात्मक विकास 3 प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं। बालकों में संज्ञानात्मक विकास 3 प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं। यानी संज्ञान विकसित होने के लिए ये 3 प्रक्रियाएं जरूरी है। यानी संज्ञान विकसित होने के लिए ये 3 प्रक्रियाएं जरूरी है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है संवेदीकरण, सेंसिटाइजेशन, इंग्लिश इसका हो जाएगा। पहला पॉइंट है संवेदीकरण, सेंसिटाइजेशन, SENSITAZATION। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताइए, कल क्लास करने में कुछ प्रॉब्लम होगा? ऐसे आप लोग तो घर से ही क्लास करती हैं, रामनवमी का है ना, सब जगह बहुत जगह कर्फ्यू लग जाता है। कल क्लास नहीं कर पाएंगे मैम। क्यों, अभी चले जाएंगे क्या? यस मैम, यहाँ पे बहुत जुलूस निकलता है मैम। जुलूस तो यहाँ भी निकलता है, देख रहे हैं, पुलिस का गाड़ी का आवाज आ रहा है, जुलूस तो यहाँ भी निकलता है, जुलूस तो हर जगह निकलता है। तो आपको तो घर से ही क्लास बट यस मैम, बट यहाँ पे जो भी होता है ना मैम, हम ही लोग टीम के फोटो रहता है, हम ही लोग आगे रहते हैं।
हमको करना जरूरी है। बाकी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम मैम। नो मैम। ठीक है। अच्छा राहुल जी, अजय जी को क्या हो गया, ये क्लास अभी नहीं ले रहे हैं? मैम 2-3 दिन से रेगुलर वहाँ हम लोग का टूर्नामेंट चल रहा था, इंटरमीडिएट कॉलेज का क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। 2-3 दिन लगातार हम लोग खेल के थक गए, पूरा बॉडी पेन कर रहा था, इसलिए हम भी 2-3 दिन एब्सेंट थे और शायद मैं भी वो भी एब्सेंट हो रहा। एक्चुअली वहाँ का टाइमिंग कभी जल्दी आ रहा था, कभी लेट हो जा रहा था, इस वजह से ज्वाइन नहीं कर। ठीक, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, संवेदीकरण, सेंसिटाइजेशन। ठीक है, पहला पॉइंट था संवेदीकरण। दूसरा पॉइंट लिखिए प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, एक्चुअलाइजेशन, प्रत्यक्षीकरण, एक्चुअलाइजेशन, ACTUALIZATION, एक्चुअलाइजेशन, प्रत्यक्षीकरण। इसको आप लोग परसेप्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, परसेप्शंस भी कह सकते हैं। और थर्ड पॉइंट लिखिए प्रत्ययीकरण, प्र आधा त य में बड़ी की मात्रा ई, प्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, CONCEPTUALIZATION, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ठीक है, पहला पॉइंट था संवेदीकरण, ठीक है, सेंसिटाइजेशन। दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, एक्चुअलाइजेशन। और तीसरा है हम लोग का प्रत्ययीकरण, जिसको हम लोग कहेंगे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ये 3 प्रोसेस है। इससे पहले भी हम ये चीज, हम लोग जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट पढ़े थे, ये चीजें बताई गई थी, वही चीज है। उसमें डिटेल में बताया गया है, इसमें शॉर्ट में बताया गया है। तो हम लोग जो भी संज्ञान बनाते हैं, जो भी समझ अपनी बना रहे हैं, तो वो समझ का निर्माण हम लोग का ये 3 प्रोसेस से होकर ही बनता है। ठीक है, 3 प्रोसेस से होकर ही हम लोग की ये समझ का निर्माण बनता है। पहला पॉइंट दीजिए संवेदीकरण या संवेदना, सेंसिटाइजेशन लिखकर हेडिंग दीजिए। संवेदीकरण या संवेदना लिखकर हेडिंग दीजिए। चलिए लिखवाएं आगे। लिखिए, संवेदना मस्तिष्क की एक सामान्य तथा सरलतम प्रक्रिया है। संवेदना मस्तिष्क की एक सामान्य तथा सरलतम इजी प्रक्रिया, इजी प्रोसेस। सबसे इजी प्रोसेस यही है, हम लोग सेंस ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन बाहर से जो कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सामान्य और सरलतम प्रक्रिया है। बालक जब जन्म लेता है, आगे लिखिए, क्या हुआ पूजा जी, बोलिए, कुछ पूछना है पूजा जी? नो नहीं मैम। तो चलिए लिखिए, बालक जब जन्म लेता है, बालक जब जन्म लेता है तो वह अपने बाहरी जगत के विषय में कुछ नहीं जानता है। बालक जब जन्म लेता है तो वह अपने बाहरी जगत के विषय में कुछ नहीं जानता है। कुछ नहीं जानता है। धीरे धीरे उसकी ज्ञानेंद्रियां धीरे धीरे उसकी ज्ञानेंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन, धीरे धीरे उसकी ज्ञानेंद्रियां
सूचनाएं ग्रहण करने लगती है। सेंस ऑर्गन जो है इंफॉर्मेशन आसपास के एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि आप लोग को पहले भी ये चीज बताए हैं, समझाए हैं। तथा वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने लगता है। तथा वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने लगता है। आगे लिखिए इसी में, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। ठीक है, देखिए, संवेदना का पूर्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। संवेदना का पूर्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राणी की जानकारी, ज्ञानेंद्रियों से प्राणी की जानकारी या ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राणी की जानकारी या ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए इन्हें ज्ञान का द्वार भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें ज्ञान का द्वार भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें ज्ञान का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन क्या है? सेंस ऑर्गन जो भी इंफॉर्मेशन है एनवायरनमेंट का, हम लोग उसी के थ्रू सबसे पहले बच्चा उसी के थ्रू क्या करता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे के पास भाषाई ज्ञान नहीं होता है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रहता है। बच्चे क्या होते हैं, शाब्दिक रूप से एकदम मूक होते हैं। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, अब पूरी तरीके से बच्चे जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से, आसपास से पूरी तरीके से अनभिज्ञ होते हैं। उनको कोई नॉलेज नहीं होता है कि पेड़ है, ये मम्मी है, या फिर ये एनिमल है, कोई नॉलेज नहीं होता है। वो अपने एनवायरनमेंट से ही सबसे पहले अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस पे अपना संज्ञान बनाते हैं, उस पे अपनी समझ बनाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखिए दिया हुआ है कि संवेदना का पूर्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चा आज डॉगी देखा और कल बच्चा जो है कैट देख रहा है तो उसका उससे क्या है, रिलेशन बना लिया, संबंध बना लिया। जैसे कि हम लोग होता है ना कि पहले का हम लोग का कोई एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को हम लोग आगे कोई, हम लोग के पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पे यूज करते हैं। ये नहीं है, बच्चा फर्स्ट टाइम जब अपना संज्ञान बना रहा है, अपनी समझ का निर्माण बच्चा कर रहा है, तो वहां पे जो बच्चा जो भी, क्योंकि उसके लिए हर एक चीज नहीं है, इन्वायरमेंट में चीजें जो भी वो देख रहा है हर एक चीज नहीं है, तो वो एक को दूसरे से कभी भी कनेक्ट करके रिलेट करके नहीं देखता। हर चीज उसके लिए नहीं होती। आज वो डॉगी देख रहा है, वो डॉगी उसके लिए नहीं है, कल कैट देखा वो भी नहीं है, फिर काऊ देखेगा वह भी उसके लिए नया है। ठीक है, परसों कौवा देखा या बिल्ली देखा, जो भी देखा उसके लिए हर एक चीज नहीं है, तो उसको वो दूसरे से पहले अपने इससे पहले वाली चीजों को, इसके बाद धीरे 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 जब बच्चे बड़े होंगे तब उसके प्रति उनका संज्ञान का डेवलपमेंट होगा, लेकिन शुरुआती दौर में उसका पूर्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का, देखिए जो भी हम लोग अपना कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, किसी भी चीज के प्रति समझ बना रहे हैं, तो समझ बनाने का पहला प्रोसेस क्या है, हम लोग अपना संवेदी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है एनवायरमेंटल से कलेक्ट किए। ठीक है, एक तरीके से क्या कर लिए, स्नैप।
पिक्चर खींच लिए, माइंड में स्टोर कर लिए कि हाँ इसको हम कल देखे थे, ये बिल्डिंग, ठीक है। या फिर ये हम लोग का ट्री है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल्स कितना सारा देखे, क्या देखे कि एक लड़की जो है वो अपने एनवायरमेंट में जो चीजें भी देखती है, अब कलर कर रही है तो वो पेड़ को हरे रंग से, ठीक है, नदी को, तालाब को, इन सबको नीले रंग से, आसमान को नीले रंग से, तो वो सब चीजों को ऑब्जर्व करके ही ना उन चीजों को वो अपनी समझ बना के वहां पे वो ड्राइंग कर रही है। या फिर खाने की चीजों को अलग, खिलौनों को अलग, पेंसिल के स्टेशनरी आइटम्स को अलग, सबको वो डिवाइड करिए तो उसका समझ बन रहा है, तभी तो वो डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही कलेक्ट होता है और माइंड में हम लोग का क्या होता है, स्टोर होता है। इसके बाद देखिए सेकंड प्रोसेस है, सेकंड पॉइंट लिखिए, प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षण, एक्चुअलाइजेशन या फिर हम लोग का परसेप्शन। सेकंड पॉइंट लिखिए आप लोग, प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षण, एक्चुअलाइजेशन या परसेप्शन। ये है हम लोग का सेकंड प्रोसेस। देखिए इसमें, देखिए सेकंड प्रोसेस में बोल रहा है कि प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य, प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य संवेदना की मानसिक व्याख्या करने से है, संवेदना की मानसिक व्याख्या करने से है। यानी प्रत्यक्षीकरण का मतलब, यानी प्रत्यक्षीकरण का मतलब संवेदी अंगों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को, यानी के बाद में यानी प्रत्यक्षीकरण का मतलब, प्रत्यक्षीकरण का मतलब संवेदी अंगों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को, संवेदी अंग का मतलब सेंस ऑर्गन हो गया, संवेदी अंगों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को व्यवस्थित करके, व्यवस्थित करके उसका अर्थ निकालना है, उसका अर्थ निकालना है। अर्थात वातावरण से प्राप्त होने वाली, अर्थात वातावरण से प्राप्त होने वाली उत्तेजनाओं, वातावरण से प्राप्त होने वाली उत्तेजनाओं को, उत्तेजनाओं को तात्कालीन ज्ञान देने वाली मानसिक प्रक्रिया को, वातावरण से प्राप्त होने वाली उत्तेजनाओं को तात्कालीन ज्ञान देने वाली मानसिक प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तात्कालीन ज्ञान देने वाली मानसिक प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए उसी में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत, प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत, प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत व्यक्ति संवेदनाओं की व्याख्या करके, प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत व्यक्ति संवेदनाओं की व्याख्या करके, संवेदनाओं की व्याख्या करके उन्हें अपने लिए अर्थपूर्ण बनाता है, संवेदनाओं की व्याख्या करके उन्हें अपने लिए अर्थपूर्ण
बनाता है। ठीक है, आगे लिखिए। उदाहरण स्वरूप यदि कोई बालक सड़क पर भौंकते हुए कुत्ते की आवाज सुनता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई बालक सड़क पर भौंकते हुए कुत्ते की आवाज सुनता है। यदि कोई बालक सड़क पर भौंकते हुए कुत्ते की आवाज सुनता है तथा पहचान जाता है कि वह कुत्ते की आवाज है तथा पहचान जाता है कि वह कुत्ते की आवाज है, कुत्ते की आवाज है, तो यह ध्वनि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त उसकी संवेदना का प्रत्यक्षण है। तो यह ध्वनि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त उसकी संवेदना का प्रत्यक्षण है। ठीक है, देखिए प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षण एक्चुअलाइजेशन क्या है हम लोग का। पहले बच्चा क्या किया, इन्वायरमेंट से अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, माइंड में स्टोर किया, माइंड में जाके वो सारी चीजें क्या होती है, ग्रुपिंग कर दी जाती है कि अच्छा ये हम आज देखे, ये इस ग्रुप में जाएगा, ये इस ग्रुप में जाएगा, ये इस ग्रुप में जाएगा। ठीक है, उसको भी माइंड में, जैसे कि मान लीजिए हम लोग भी घर में कोई भी काम करते हैं तो हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं कि ये हमारा स्कूल का वर्क है तो ये अलग ग्रुप में हो गया, ये हमारा किचन का आइटम वर्क है तो ये किचन का काम अलग हो गया, अलग अलग हम लोग सबको ग्रुपिंग कर देते हैं ना। उसी तरीके से माइंड में भी जो भी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, उसको माइंड में क्या कहता है, ग्रुपिंग कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए बच्चा डॉगी को देखा या बच्चा आसमान में चांद को देखा, तो बच्चे का जो माइंड में जो पिक्चर गया, अब उसके प्रति अपने लिए जो है उसकी समझ वो बनाता है कि ये एक्चुअल में है क्या, इसको कहते क्या। ठीक है, एकदम पूरी तरीके से डीप नॉलेज नहीं होता है यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण में, बस वो अपनी सुविधा के लिए क्या बनाता है, अपने लिए उस चीज को एक अर्थपूर्ण ढंग दे देता है कि अच्छा ये हम लोग का चांद है, इसको चांद कहते हैं। बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि ये चांद है, इसको चांद कहते हैं, ये डॉगी है, इसको डॉगी कहते हैं। ठीक है, ये मैंगो है, इसको मैंगो कहते हैं। तो वो क्या है, अपने लिए एक अर्थपूर्ण शब्द उसको दे देता है जिससे वह उसको पुकार सके या जान सके, या उसका छोटा सा समझ बन जाता है कि ये हम लोग का मैंगो है, ये हम लोग का चांद है, ये हम लोग का डॉगी है, चाहे ये हमारी मम्मी है। बस इतना छोटा सा एक समझ बनाता है सेकेंड प्रोसेस में। पहले प्रोसेस में क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू माइंड में। सेकंड प्रोसेस में होता है कि माइंड में उसको क्या करता है, ग्रुपिंग करता है उसको अलग अलग ग्रुप में। इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार कि मतलब उसकी समझ बने, उसको वो जान सके, उसके लिए एक अर्थपूर्ण शब्द उसको देता है। ठीक है, जिससे उसका अर्थ निकल सके कि ये मैंगो है, इसको मैंगो कहते हैं, या फिर ये हम लोग का कुकुम्बर है, चाहे ये हम लोग का क्या है, मून है। इन सब के प्रति अपनी समझ बनाने के लिए वो इसको एक नाम देता है, या फिर जो भी उसको अपने आसपास से इंफॉर्मेशन मिलता है कि इसको मैंगो कहते हैं, तो वो उस पर अपनी एक छोटी सी समझ बनाता है, एक छोटी सी समझ बना रहा है। अभी उसके विषय में वो पूरी तरीके से डिटेल नहीं जानता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग के बॉडी में भी जो भी फंक्शंस होता है, हम लोग कहते हैं कि जो भी ऑर्डर होता है वो ब्रेन लेता है। तो हम लोग का मान लीजिए अगर हाथ में हम लोग बोल रहे हैं या हाथ को हिला रहे हैं, चाहे जो कुछ भी करते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो हम लोग मान लीजिए मच्छर ही काट लिया तो दूसरा हाथ जो है उस मच्छर को मारने के लिए आता है, मूव करता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है डायरेक्ट तो नहीं होता है ना, ये चीज तो हम लोग जानते हैं कि ये डायरेक्ट नहीं होता है। क्या है, ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम को हम लोग ऑर्डर दिया, नर्वस सिस्टम जो है सेकंड हैंड को ऑर्डर देता है कि इस हाथ में मच्छर बैठा है, इसको मारो, तब ना ये प्रोसेस होता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो संज्ञान बनता है, हमारा जो समझ बनता है, ये तीन प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहले हम लोग का
ये सेंसिटाइजेशन होगा, यानी कि उस चीज के प्रति इंफॉर्मेशन जो है इन्वायरमेंट से कलेक्ट किया जाएगा। सेकंड जो है उसके उस टॉपिक को, उस चीजों को माइंड में क्या किया जाएगा, उसको ग्रुपिंग कर दिया जाएगा, उसको डिवाइड किया जाएगा, अलग अलग ग्रुप में उसको बांट दिया जाएगा। इसके बाद उस पर एक मतलब एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाएगा कि हाँ ये हम लोग का मैंगो है, चाहे ये मोबाइल है, चाहे ये बुक है, ये पेंसिल है, बस उसका एक छोटा सा समझ बच्चा बनाता है। इसके बाद जो हम लोग का प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग ये कहते हैं, क्या है हम लोग का कंसेप्चुअलाइजेशन, यानी कि कॉन्सेप्ट बनाना। ठीक है, कि ये हम लोग का मैंगो है, ये हम लोग का समर का फ्रूट है, ये खाने में मीठा होता है। ठीक है, जब ये कच्चा होता है तो खट्टा लगता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बच्चा है उसमें डेवलप करेगा। तो हुआ क्या, 3 प्रोसेस से गुजरा। पहले पिक्चर्स आया, फिर उसको ग्रुपिंग किया गया, फिर उसमें अपना एक छोटा सा हम लोग संज्ञान बनाए, समझ बनाए कि इसको हम मैंगो कहते हैं। इसके बाद हम डीपली उसके विषय में पूरा जाने समझे। ठीक है, तो वो हम लोग का लास्ट वाला जो होगा एक्चुअलाइजेशन कहलाएगा, जिसको हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या बोलेंगे कि हम लोगों का संज्ञान का निर्माण हुआ, या फिर हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ। किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक पर कंप्लीट हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, या फिर उस चीज की समझ हमको है, उस चीज का ज्ञान हमको है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को हम इमोशंस और कॉग्निशंस में जो रिलेशंस बताए थे, उसमें क्या बताए थे कि बच्चा मान लीजिए रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट देखा है, तो सबसे पहले तो बच्चा उस चीज को देखा। ठीक है, उसका पिक्चर जो है उसके माइंड में स्टोर हुआ। इसके बाद वो चीजों को ग्रुपिंग किया, इसके बाद वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया कि अच्छा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद वो उसके विषय में पूरा डिटेल्स जानता है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग घायल हुए, कितने गंभीर अवस्था में है, ये पूरा जो डिटेल जाना, वो हम लोग का उसका अंत में जाके ये 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, तब अंत में जाके लास्ट में उसके प्रति उसका जो कॉन्सेप्ट है, संज्ञान जो है पूरी तरीके से क्लियर होता है कि एक्चुअल में क्या क्या है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 प्रोसेस तो दिखाते नहीं ना है कि हम लोग पहले ये किए, ये किए, ये किए। डायरेक्ट क्या है, हम लोग यहाँ गए, वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा ऐसा केस था, इतने लोग घायल हो गए, इतने लोगों का कंडीशन बहुत खराब है। हम लोगों ने अपना संज्ञान जब हमारा बना, हम चीजें जो है दूसरे को इंफॉर्मेशन दे दिए, बता दिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब समझ में आ गया ना, उसको अर्थपूर्ण बनाना, उसको एक नाम देना, जिससे हम जान सके कि एक्चुअल में ये है क्या। रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, बस हमारा क्या है, एक छोटा सा संज्ञान बन गया कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद इसमें डीपली जानना, समझना, वो हम लोग का क्या होगा, आखिरी पॉइंट जो है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कुत्ते की आवाज बाहर से आई। ठीक है, बच्चा जो है सुनता है, सुनने के बाद उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये डॉगी की आवाज है। सुनने के बाद बस क्या जो सुनने के बाद बच्चा जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कुत्ते की आवाज है, तो संवेदी अंगों के थ्रू ही ना बच्चा जो है पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इसके बाद ना उसके ऊपर संज्ञान बनाया, अपनी समझ बनाया कि अच्छा ये डॉगी की आवाज है। ठीक है, समझ में आया। तो ये 2 प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस जो है हम लोग का थर्ड जो है, उसको लिखिए प्रत्ययीकरण। तीसरा प्रोसेस का नाम दीजिए प्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जो कि आप लोग का कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर टॉपिक पढ़ा है ना, वही पूरा डिटेल है, वो पूरा डिटेल है, उस चीज को ही पढ़ना है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा लिखवा देते हैं, लिखिए आप लोग, लिखिए प्रत्ययीकरण द्वारा बच्चों में, प्रत्ययीकरण द्वारा बच्चों में संवेदीकरण, प्रत्ययीकरण द्वारा बच्चों में संवेदीकरण या प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है, पहले संवेदीकरण फिर प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप वस्तुओं और पदार्थों में अंतर करने की क्षमता, वस्तुओं और पदार्थों में अंतर करने की क्षमता, अंतर करने की क्षमता, उदाहरण देने की क्षमता को हमारे लिखिएगा, वस्तुओं या पदार्थों में अंतर करने की क्षमता, उदाहरण देने की क्षमता,
उदाहरण देने की क्षमता, कॉमा अवधारणा बनाने, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, अवधारणा बनाने की क्षमता, अवधारणा बनाने की क्षमता तथा तथा समानीकरण करने की क्षमता, तथा समानीकरण करने की क्षमता समानीकरण करने की क्षमता विकसित होती है। क्षमता विकसित करता है। जैसे कि कोई बच्चा अनुभव करता है, जैसे कि कोई बच्चा अनुभव करता है, जैसे कि कोई बच्चा अनुभव करता है और उन अनुभवों का अर्थ निकालना सीख जाता है, अनुभव करता है और उन अनुभवों का अर्थ निकालना सीख जाता है। उन अनुभवों का अर्थ निकालना सीख जाता है। तो उस पर उनकी अपनी समझ, तो उस पर तो उस पर उनकी अपनी समझ या अवधारणा बनती है, अपनी समझ या अवधारणा बनती है। ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी समझ और अधिक जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी समझ और अधिक स्पष्ट होती जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रत्ययीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रत्ययीकरण कहते हैं। ठीक है, खत्म। ये आप लोग का यहाँ तक आप लोग के पास नोट्स नहीं गया था, यहाँ तक हम आप लोग को लिखवा दिए। तो प्रत्ययीकरण का मतलब समझ में आया ना? 3 प्रोसेस से होकर गुजरा, संवेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, इसके बाद हम लोग का प्रत्ययीकरण, अंत में बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है, अब बच्चा किसी विषय पर सोच रहा है, समझ रहा है, उसको जान रहा है, उसका संज्ञान उस पर बना हुआ है, समझ बनी हुई है। अब उस पे जो वो अपने अनुभव, ठीक है, अपनी समझ वो बना रहा है, अपने अनुसार उन चीजों को वो जान रहा है, समझ रहा है, यानी कि बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जा रहा है। बच्चा की अवधारणा जो है अब धीरे धीरे विकसित होती जा रही है, जिस कारण से बच्चा चीजों को बता पा रहा है या समझ पा रहा है। ठीक है, आप नोटिस कीजिएगा, छोटे बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए जो बच्चा थोड़ा बहुत शब्दों का ज्ञान भी हो गया, ठीक है, बच्चा बोलने लगा, 2 साल के बच्चे की ही बात कर रहे हैं, उसको भी, उस बच्चे को भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए उसको पेट में दर्द है या फिर उसको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, उसका अभी शाब्दिकरण पूरी तरह से नहीं हुआ है, फिर भी वो शब्दों को, अपने प्रॉब्लम्स को बता सकता है। तो देखिएगा उस बच्चे को भी ना एक्चुअल में समझ में नहीं आता है कि उसको हुआ क्या है और उसको कैसे उसको एक्सप्रेस करना है,
क्यों बच्चा नहीं बता पाता है? क्योंकि उसका समझ ही नहीं बना है कि पेट में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द दर्द क्या है उसका समझ ही उसको नहीं पता है। अब वो उसको बताए कैसे? वो उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन यही बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको पेट में दर्द होगा या फिर उसको कोई प्रॉब्लम होगा, वो बच्चा क्लियरली बता देगा कि हाँ हमको पेट में दर्द है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट बनते जा रहा है, उसकी समझ बनते जा रही है। अब उसको समझ में है कि यहाँ दर्द हो रहा है यानी कि पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। एकदम छोटा बच्चा है उसको तो बिल्कुल भी समझ नहीं रहता है, उसके लिए तो जो भी उसके आसपास है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसको क्या तकलीफ है समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाता है। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है ना, तो देखिएगा उसका कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरीके से नहीं बना है, उसके समझ का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो भी अपनी चीजों को वो स्पष्ट नहीं बता सकता है। अब बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी है, वो बता नहीं पा रहा है कि हमको क्या है, क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों रो रहे हैं। भूख लगी है, नहीं, ये चाहिए, नहीं, वो चाहिए, नहीं, बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो यही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको अपना प्रॉब्लम समझ में आएगा, तो वो अपनी चीजों को क्लियरली बता पाएगा। तो समझ का जो निर्माण होगा वो उसके एज के अनुसार धीरे धीरे बढ़ेगा, तो बच्चे का जो है समझ जो है डेवलप होगा, तो बच्चे चीजों को क्लियरली बता पाते हैं। चलिए इसमें अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। इसके बाद आप लोगों के पास जो नोट्स है बस वहीं से आगे हमको करवाना है। प्रॉब्लम है तो पूछिए। कोई प्रॉब्लम नहीं को। ठीक है, चलिए प्याजी जी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लीजिए, प्याजी जी थे कौन, ठीक है। बस उनके लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत देखिए। प्याजे जी को हम लोग संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सबसे संज्ञा मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए कि कॉग्निशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि इसके जन्मदाता कौन है या ये थ्योरी किसने दी है, तो प्याजे जी, ठीक है। प्याजे जी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हम लोग के ये जन्मदाता, या फिर ये थ्योरी इन्होंने दी है। तो ये जो थे प्याजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का मतलब प्याजे जी ने ये स्टडी किया। देखिए प्याजे जी जो थे वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। जूलॉजी में इन्होंने अपनी स्टडी की और जूलॉजी में ही इन्होंने पीएचडी पास किया। और उन्होंने स्टडी क्या किया, देखा कि उन्होंने बच्चों के ऊपर स्टडी किया, जहां वो रहते थे वहां पे उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को देखा कि बच्चों का जो संज्ञान बन रहा है, समझ बन रही है, वो एज के अनुसार कैसे कैसे बन रही है, ठीक है। किस बच्चे के एज के अनुसार उसका संज्ञान कैसे बन रहा है, इस चीज पर उन्होंने स्टडी किया, फोकस किया। देखिए आप लोग के पास नोट्स होगा, अपना पीडीएफ या फिर जो भी है खोलिए, उसमें देखिए दिया हुआ है प्याजे जी के बारे में कि उन्होंने जंतु विज्ञान के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान लेख भी प्रकाशित किए। बोल रहा है कि तत्पश्चात उन्होंने जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान की प्रक्रिया के बीच संबंध खोजने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन अंत में उन्होंने ये हम लोग का मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखे, मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अल्फ्रेड ब्रीने की प्रयोगशाला में फ्रेंच स्कूल के बच्चों के बुद्धि परीक्षण पर कार्य किया। जो फ्रेंच स्कूल के बच्चे थे ना, ठीक है, हम लोग के जो फ्रांस के जो बच्चे थे, वहां के बच्चों के बुद्धि परीक्षण पर उन्होंने कार्य किया कि उनका जो है बुद्धि की क्षमता जो है एज के अनुसार कैसी कैसी है, ठीक है। मान लीजिए 6 साल का बच्चा है, तो उससे अगर हम कोई प्रश्न करते हैं तो वो उसको उसका आंसर कैसे दे रहा है, वही 8 साल का बच्चा है तो वो उसका आंसर कैसे दे रहा है, वही 10 साल का बच्चा है तो वो उसका आंसर कैसे दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, फ्रेंच स्कूल के बच्चों के बुद्धि परीक्षण पर कार्य किया और वो बच्चों के द्वारा बौद्धिक प्रश्नों पर दिए जाने वाले गलत उत्तरों से अत्यधिक प्रभावित किए। अब जो है मान लीजिए छोटा बच्चा है, 6 साल का या 4 साल का बच्चा है, उनसे उन्होंने जो प्रश्न किया, ठीक है, वो बच्चों का कॉन्सेप्ट संज्ञान जो बना नहीं है, उसके प्रति समझ उसकी पूरी तरीके से बनी नहीं है, तो वो उसके प्रति क्या है, अपना ही ना उठपटांग जो है आंसर देंगे,
हम लोग क्या बोलते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं। आत्म केंद्रित का मतलब वो हर चीजों को अपने अनुसार देखते हैं, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डालते हैं। उन चीजों का परफेक्ट नॉलेज उनको नहीं होता है, वास्तविक चीजें हैं क्या वो चीजें वो नहीं जानते हैं, तो वो उस पर उठपटांग आंसर देते हैं। तो प्याजे जी ने जब उनका यह गलत आंसर सुना तो उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए प्याजे जी। देखिए अब प्रभावित क्यों हुए, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तथा उन्होंने विभिन्न आयु के बच्चों के द्वारा अपने चारों ओर के बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया। अब फिर उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया कि कैसे बच्चे जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और ये बच्चे जो है ये जो आंसर दे रहे हैं ये कैसे आंसर दे रहे हैं, क्या सोच कर ये आंसर दे रहे हैं। इन सब पे उन्होंने पूरा डीपली जो है स्टडी किया कि किस उम्र के बच्चे कैसे आंसर देते हैं, ठीक है। उससे बड़े एज में जाते हैं तो वो किस टाइप का आंसर देते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से करते हैं। इन सब चीजों पर उन्होंने बहुत ही डीपली जो है स्टडी किया। उन्होंने अपने 3 बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित क्षण प्रतिक्षण का लेखा जोखा तैयार किया, उनके अपने ही बच्चों के ऊपर उन्होंने, ठीक है, उनके जो अपने बच्चे थे, तो जैसे जैसे उनके बच्चे हुए ना अपने बच्चों के ऊपर वो उसको भी वो क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे कि मेरा जो बच्चा है वो इस स्टेज में कैसे वो कैसी एक्टिविटी करता है, उसमें क्या क्या चीज का नॉलेज इस स्टेज में आ जाता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखा। इसके बाद उन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में 400 से अधिक पुस्तकें लिखी, इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया कि बच्चों का संज्ञान जो है किस एज में कितना हो जाता है, इसीलिए उन्होंने पर्टिकुलर एज दिया है। हम लोग अभी इनका 4 फोल्डर थ्योरी पढ़ेंगे बच्चों का, प्याजे जी का दिया हुआ, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एज दिया है कि इतने से इतने एज में बच्चों में ये चीजों का संज्ञान बन जाता है, उसका कॉग्निशन इतना डेवलप्ड कर जाता है, ठीक है। दूसरे स्टेज में उसका कॉग्निशन जो है थोड़ा और डेवलप कर जाता है, तीसरे स्टेज में जाएगा तो उसका कॉग्निशन और अच्छे से डेवलप कर जाएगा, और चौथे स्टेज में जाएगा तो उसका कॉग्निशन पूरी तरीके से, उसका समझ जो है पूरी तरीके से डेवलप कर जाता है, हम लोग का जो टीनेजर वाला एज है। तो ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज दिया गया है, देखिए सेकंड पैराग्राफ में आप लोग नोटिस कीजिएगा, प्याजे जी बच्चों को वैज्ञानिक खोजकर्ता या निर्माण करता मानते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है हर समय कि ये जो पॉइंट है ये किसने कही, कौन कहता है कि बच्चे जो हैं एक वैज्ञानिक खोज करता है या निर्माण करता है। ये लाइन देखिए, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है कि प्याजे जी के अनुसार बच्चे वातावरण के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करके अपने संसार की खोज करते हैं और अपने समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। प्याजे जी क्या बोलते हैं कि बच्चे जो हैं वह वातावरण के साथ एक्टिवली, ठीक है, सक्रिय रूप से का मतलब क्या, एक्टिवली वर्क करके अपने जो नॉलेज, वो जो अपना नॉलेज बना रहे हैं, अपना जो ज्ञान बना रहे हैं एनवायरमेंट या फिर अपने आसपास जो भी चीजें हैं, वो अपने नॉलेज का निर्माण खुद करते हैं बिना किसी की हेल्प के। उन्होंने यहाँ पे हेल्प का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जो हैं एक नन्हे मनोवैज्ञानिक होते हैं, प्याजे जी ने ये भी कहा है, बच्चे क्या है, एक नन्हे मनोवैज्ञानिक या खोज करता है, और वो अपने आसपास के वातावरण से एक्टिवली वर्क करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं बिना किसी की मदद के। उनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जो भी इन्वायरमेंटल से इंफॉर्मेशन मिल रहा है ये हमारे अनुसार या आपके अनुसार नहीं है, ये प्याजे जी के अनुसार है। प्याजे जी ऐसा बोलते हैं कि वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसे बालकों के प्रति प्याजे जी का संरचनावादी दृष्टिकोण कहा गया है। इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर्स कहेंगे। संरचनावादी का मतलब किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, यानी कि वो अपना नॉलेज जो बना रहा है खुद बना रहा है, अपने दम पर बना रहा है, बिना किसी की मदद के, बिना किसी की हेल्प, ठीक है। ये पॉइंट से क्वेश्चन आता है। और जब हम लोग वाइगोस्की जी को पढ़ेंगे ना, ये तो प्याजे जी पढ़ रहे हैं, वाइगोस्की जी को अभी हम बीच में नहीं लाएंगे, तो वाइगोस्की जी जस्ट इससे ऑपोजिट हो जाएंगे। वाइगोस्की जी कहते हैं कि अगर हम बच्चों का, मान लीजिए बच्चों का कोई चीज का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है या समझ नहीं बन रहा है, हम उसको थोड़ा सा समझा दें या बता दें और बच्चे जो है उस पड़ाव तक पहुंच जाए, अपने गोल तक पहुंच जाए, तो हेल्प की बात करनी ठीक है। तो वाइगोस्की जी हेल्प की बात करते हैं, लेकिन प्याजे जी हेल्प की बात नहीं करते हैं। बच्चा अपने दम तक जहां तक पहुंचा, उसकी बुद्धि लब्धि उतनी ही है, उसका संज्ञान उतना ही है, उसका समझ उतना ही है। लेकिन प्याजे जी बोलते हैं कि क्यों, अगर बच्चे को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, हम उसका थोड़ा सा हेल्प कर दे, थोड़ा सा उसको हम आगे पुश कर दे, और बच्चा हमारे थोड़े से हेल्प और पुश से आगे की तरफ मूव कर रहा है,
तो उसको सपोर्ट देना या फिर उसको सहायता प्रदान करना, ये अच्छी बात है। ये दोनों का अलग अलग परसेप्शन है, ये दोनों का अलग अलग अपना अपना सोच है। तो प्याजे जी के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अपने वातावरण के साथ खुद ही एक्टिवली इंटरेक्ट होके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, और बच्चे एक नन्हे खोजकर्ता और वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, लिटिल हम लोग के क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं बच्चे, प्याजे जी के अनुसार। अभी हम लोग प्याजे जी को ही लेंगे, बीच में वाइगोत्स्की जी को नहीं घुसाएंगे। प्याजे जी का टॉपिक खत्म होगा तो वाइगोत्स्की जी पढ़ेंगे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्याजे जी के अनुसार प्याजे जी क्या है, एक संरचनावादी दृष्टिकोण वाले हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर्स वाले। वो समझते हैं कि जो भी बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण कर रहा है वो स्वयं ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है बिना किसी की हेल्प के, क्योंकि जीन प्याजे एक संरचनावादी और रचनावादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, जीन प्याजे जो है खुद ही एक संरचनावादी या फिर रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, इसीलिए उन्होंने बच्चों को भी यही थ्योरी दिया है कि बच्चे भी ये संरचनावादी दृष्टिकोण को अपनाकर अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? साउंड नहीं जा रहा है जी क्या? मैम, क्लियर है मैम। यहाँ पे एक नोट है, देखिए दिया हुआ है, संरचनावादी दृष्टिकोण यानी कि हम लोग का कंस्ट्रक्टिव जो ये है, प्याजे जी का जो थिंकिंग है, कंस्ट्रक्टिव वे में सोचना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। संरचनावादी दृष्टिकोण देखिए उसमें क्या बोल रहा है कि इसके अनुसार बालकों को एक सक्रिय अधिगमकर्ता समझा जाता है। सक्रिय अधिगमकर्ता का मतलब क्या हो गया, बच्चे जो है एक्टिवली अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होके क्या करते हैं, चीजों का नॉलेज खुद ही ले लेते हैं। जो भी चीजें सीखनी है, जाननी है, वो खुद ही क्या करते हैं, बिना किसी की हेल्प के करते हैं। इस ऐसे पर्सन को ये जो है हम लोग के क्या बोल रहे हैं, प्याजे जी संरचनावादी दृष्टिकोण बोल रहे हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव पर्सन यहाँ पे इनको बोला जा रहा है। तो उनके अनुसार बालकों को एक सक्रिय अधिगमकर्ता समझा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने चारों ओर मौजूद वातावरण के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण तथा सृजन स्वयं ही करते हैं। ये बात प्याजे जी का कहना है। ठीक है, याद रहेगा ना। उनको कंस्ट्रक्टिव हम लोग स्ट्रक्चर्स वाला क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बिना किसी की हेल्प से अपने इन्वायरमेंट के साथ खुद ही इंटरेक्ट होके अपने नॉलेज को गेन करने का या फिर लर्न करने का जो भी वर्क है वो खुद ही करते हैं, इसीलिए उनको हम लोग कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर्स वाला या फिर संरचनावादी दृष्टिकोण कहा जाता है। और संरचनावादी दृष्टिकोण के विचारधारा कौन है, तो प्याजे जी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम इतना क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ बता दीजिए, नहीं हुआ तो हम फिर बताएंगे। ज्योति जी, ज्योति जी क्लियर हुआ ना? चलिए, बाकी आप लोग भी कभी कभी रिस्पॉन्स दीजिए। ये गायत्री जी हैं, पूजा जी यस हैं, मैम। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग पूछ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोनी जी है। यस मैम। चलिए, अब आप लोग को आज हम केवल इतना ही बताएंगे। प्याजे जी का फोर फोल्डर थ्योरी हम बता देते हैं, नाम बता देते हैं, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए आगे का है टॉपिक हम लोग का, अपने नोट्स में आप लोग देखिए कि प्याजे जी ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिन्हें उन्होंने फोर फोल्डर थ्योरी कहा है। जो 4 अवस्थाएं दी हैं प्याजे जी ने, उसको क्या नाम दिया गया है, फोर फोल्डर थ्योरी का नाम दिया है। इस सिद्धांत में प्याजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या प्रमुख अवस्थाओं में बांटकर की है, यानी कि बच्चे के लाइफ को पता है कहां से कहां तक, जन्म से लेकर एडोलेसेंस तक के स्टेज को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है बच्चे के। ठीक है, और इसी को उन्होंने अपना फोर फोल्डर थ्योरी बताया है। ठीक, फोर फोल्डर थ्योरी में कौन कौन सा स्टेज आता है, देखिए स्टेज जानिए और इसका नाम याद रखिएगा। फर्स्ट जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, हिंदी में उसका कई सारा नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम रहता है। देखिए हिंदी में उसको कहते हैं संवेदीय पेशीय अवस्था, इंद्रजनित गामक अवस्था या प्रेरक अवस्था। हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, संवेदीय पेशीय अवस्था, इंद्रजनित गामक अवस्था या प्रेरक अवस्था। इंग्लिश में केवल एक ही नाम है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इंग्लिश का ही नाम आप लोग याद रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट नेम है। फर्स्ट स्टेज उन्होंने जो बांटा है, उम्र क्या है इसकी, 0 से 2 वर्ष।
सेंसरी मोटर स्टेज जो है हम लोग का फर्स्ट स्टेज, प्याजे जी का जो 4 फोल्डर थ्योरी है, यहीं से आप लोग को रट लेना है और माइंड में 4 फोल्डर थ्योरी को याद कर लेना है, ठीक है, स्टेज कोई भूलेगा नहीं। 4 फोल्डर जो थ्योरी है, फर्स्ट स्टेज है हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जिसमें बच्चे ज्यादातर अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, छोटे बच्चे, उम्र क्या है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। सेकंड है हम लोगों का प्राक संक्रियात्मक, हिंदी में इसका नाम है प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का एज हो जाता है हम लोगों का 2 से 7 वर्ष, ठीक है, ये डेवलपमेंट वाला स्टेज से थोड़ा डिफरेंट है। इनका स्टेज क्या हो जाता है 2 से, प्री ऑपरेशनल स्टेज का एज हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। और थर्ड है हम लोग का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका एज हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। एज क्या हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। और लास्ट है हम लोग का पॉइंट अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसका एज हो जाएगा 11 से 15 या फिर उसके ऊपर की भी अवस्था, ठीक है। ऐसा नहीं कि 11 से 15 में ही स्टॉप हो गया, 15 के बाद की भी अवस्था को इसमें हम लोग लेंगे। तो नाम याद हो गया आप लोग को, नाम याद हुआ। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, दूसरा है हम लोग का प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम लोग 2 से 7 वर्ष कहेंगे, तीसरा है हम लोग का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष होगा, और चौथा है हम लोग का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से 15 या उसके ऊपर की अवस्था कहलाएगा। याद हुआ या नहीं बताइए। चलिए सुभानु जी आप बताइए कौन कौन सा स्टेज है। मैम प्री ऑपरेशनल स्टेज पहले तो वो सॉरी सेंसरी स्टेज था मैम। सेंसरी मोटर फिर- स्टेज, एज बताते जाइए प्री साथ साथ, ऑपरेशनल स्टेज एज बताइए। मैम एज एज इन्फेंसी टू सॉरी मैम एक्चुअली हम बाहर आए हुए हैं इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ध्यान देके ना पढ़ना चाहिए सुभानु जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है आप म्यूट कीजिए। दीपेंद्र जी जी मैम। बताइए कौन कौन सा स्टेज। पहले का 0 से 200 वर्ष सर, दो सेंसरी मोटर में है ना। 200 वर्ष तक, 200 वर्ष तक तो हम भी नहीं जिएंगे। 0 से 200 वर्ष, 200 नहीं है मैम, 2 वर्ष। हाँ आप लेकिन बार बार 200 वर्ष ही बोल रहे हैं, 2 वर्ष बोलिए। और एक पूर्ण संग्रह अवस्था आपका 2 से 7 साल, और एक हो गया ठोस संग्रह अवस्था आपका 7 से 11 वर्ष, और हाँ अमूर्त संग्रह है 11 से 15 वर्ष से एबो ऊपर, इससे भी अबव हो जाएगा। चलिए सोनी जी बताइए तो, स्टेज बताइए तो। सोनी जी स्टेज बताइए। क्या हुआ सोनी जी प्रेजेंट नहीं है। कुछ तो बोलिए, कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए गायत्री जी आप बताइए। मैम क्या बोले? जो हम भी प्याजे जी का 4 फोल्डर थ्योरी बताए हैं वो बताइए, चारों नाम बताइए कौन कौन से हैं 4 फोल्डर थ्योरी। मैम पहला है सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष तक है, और हाँ आगे बोलिए। दूसरा है प्री ऑपरेशन स्टेज जो 2 से 7 वर्ष तक है, हाँ और तीसरा है मूर्त संक्रिया अवस्था, केवल इसमें इंग्लिश 7 नाम से याद 11। रखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष 11 वर्ष तक। और लास्ट और चौथा है फॉर्मल स्टेज जो 11 से 15 वर्ष तक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से 15 या फिर उससे अबव, उससे भी ऊपर। ठीक है, समझ रहे हैं? ये स्टेजेस याद रखना है। इसी स्टेजेस से हम लोग का क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेज में बच्चों में कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग अब कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही टॉपिक था। क्लियर? अब हम लोग प्याजे जी का 4 फोल्डर थ्योरी तो जान गए कि कितने स्टेजेस में उन्होंने बच्चे के लाइफ को बांटा है। इन सबको अब उनके 4 फोल्डर थ्योरी को और अच्छे से डीपली स्टडी करने से पहले कुछ चीजें हैं, उन चीजों को जानेंगे हम लोग कल। ठीक है, कल हम क्लास लेंगे, कल उन चीजों को जानेंगे। स्कीम्स क्या है, स्कीमा क्या है, एडेप्टेशंस क्या है, एडेप्टेशंस के अंदर जो उसके 2 भाग है वो चीजें क्या है, वो सब चीजों को जानेंगे। इसके बाद हम प्याजे जी के 4 फोल्डर थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो है बच्चों में स्टेज बाय स्टेज डेवलप्ड होते हैं। तो हम लोगों को ये जानना होगा, पहले समझना होगा कि एक्चुअल में ये है क्या, एडेप्टेशंस क्या है। ठीक है, हम लोग का एसिमिलेशंस, एकोमोडेशंस, ये एक्चुअल में होता क्या है और कौन से स्टेज में ये बच्चों में डेवलप्ड होता है। तो पहले ये सब चीजों को जानेंगे, इसके बाद ही उनका 4 फोल्डर थ्योरी को अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे फिनिश्ड, खत्म। ज्योति जी लास्ट में चली गई। निधि जी का तबीयत ठीक नहीं और सुबह को मैम उनका तबीयत ठीक है, आज वो कहीं गई हुई है अपने पापा के साथ। ठीक है, ओके, क्लास ऑफ करते हैं फिर। थैंक यू थैंक यू मैम। सभी। थैंक यू मैम। ओके, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू।